स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। लीजिए, आज एक पार्सल के रूप में काफ़ी बड़ा बॉक्स आया हुआ है। तो इस बॉक्स को जल्दी से खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो देखिए, इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से रैप्ड कोई सर्किट्स बोर्ड दिखाई दे रहा है। एक सर्किट बोर्ड ये है, काफ़ी अच्छी तरीके से कुशन्स लगाए गए हैं, और एक सर्किट्स बोर्ड ये भी है। तो फ़िलहाल इसके अंदर मुझे 2 सर्किट्स बोर्ड मिले हैं और मेरे पास ये रिपेयर होने के लिए आए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इस बोर्ड को रिपेयर कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से पैक्ड है, तो सबसे पहले इसकी पैकिंग खोल ली जाए। ये 5 पेयर मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर वाला एक एम्पलीफायर बोर्ड है, और ये मोनो बोर्ड है जो कि ±70 वोल्ट डीसी मैक्सिमम इससे चल सकता है और 500 वाट 4 ओम के लोड पर डिलीवर कर सकता है। इसके ऊपर काफ़ी डस्ट जमा है, इसीलिए हम इसकी डस्ट को हटा लेते हैं। अगर इसके मैं सर्किट डायग्राम की बात करूं तो मैंने एक वीडियो 500 वाट का एक एम्पलीफायर सर्किट का वीडियो अपलोड कर रखा था। ये उसी का ही सर्किट डायग्राम है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप जाइए, वहाँ पर आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसे आप क्लिक कर कर देख सकते हैं, जिसमें इसके टोटल सर्किट डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। तो दोस्तों, अब यहाँ साफ़ सफाई पूरी होती है। अब इसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। फिज़िकली अगर हम इस बोर्ड का इंस्पेक्शन करते हैं तो देखिए, यहाँ पर 100 नैनो फैराड का एक कैपेसिटर नहीं है। ये एक्चुअली झोबल नेटवर्क का कैपेसिटर है, उसे लगा देना चाहिए। दोस्तों, एमीटर रेजिस्टेंस 0.33 ओम 5 वाट की लगी हुई है, और बेस पर 10 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस के जरिए मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस पर सिग्नल जा रहे हैं। इधर साइड में अगर आप देखते हैं तो इधर साइड 3 कैपेसिटर आपको 100 यूएफ के दिखाई दे रहे हैं, 100 यूएफ 100 वोल्ट, और इस साइड में भी 3 कैपेसिटर 100 यूएफ 100 वोल्ट के हैं। एक्चुअली ये करंट रिजर्वायर का काम कर रहे हैं ये कैपेसिटर, यानी कि ये पॉजिटिव सप्लाई में 3 कैपेसिटर और निगेटिव सप्लाई में भी 3 कैपेसिटर हैं। हालांकि अगर ये कैपेसिटर यहाँ नहीं भी रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, आप आउटपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले इस बोर्ड को सप्लाई देंगे, और सप्लाई देने के लिए जब कोई फॉल्टी बोर्ड हो तो हमें डायरेक्टली सप्लाई नहीं देना चाहिए, उसको सीरीज में देना चाहिए, या बहुत ही कम मिली एम्प्स के ट्रांसफार्मर से आप दे सकते हैं। तो ये जो 909 का जो मेरा ट्रांसफार्मर है, मैंने इसे 0 पॉइंट हटा के 18 जीरो को डीसी में कन्वर्ट किया है, और डीसी में कन्वर्ट होने के बाद देखिए, इस तार पर मुझे वोल्टेज मिलता है। तो ये वोल्टेज तकरीबन 25 वोल्ट के करीब मिल जाता है, ±25 वोल्ट, और जिसका करंट रेटिंग काफ़ी कम है, तकरीबन 100 मिली एम्पियर के करीब होगा। तो अब हम यहाँ पर वोल्टेज मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो देखिए, ये डबल तार ही ग्राउंड की है, तो ग्राउंड पर हमने निगेटिव प्रोब लगाया, और ये -27.3 वोल्ट, और यही सेम पॉजिटिव में 27 वोल्ट के करीब मिलना चाहिए। तो बिल्कुल निगेटिव एंड पॉजिटिव बिल्कुल सेम वोल्टेज मिल रहा है, 27.3 वोल्ट। अब हम ये पावर सप्लाई अपने एम्पलीफायर बोर्ड को कनेक्ट कर देंगे। एम्पलीफायर बोर्ड को कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर से उसी टर्मिनल पर हमें वोल्टेज लेना है। अब ये देखना है कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या फिर कोई और इशू है। तो देखिए, एक वायर ग्राउंड पर लगाई और निगेटिव साइड में वोल्टेज मेजरमेंट हो रहा है। तो देखिए, 6 वोल्ट करीब मिल रहा है माइनस में, एंड पॉजिटिव साइड में भी 6 वोल्ट के करीब ही मिल रहा है। निगेटिव पॉजिटिव मिलाते हैं तो 12 वोल्ट मिलता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट है। इसके अलावा डीसी वोल्टेज भी स्पीकर टर्मिनल पर अपीयर हो रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर डीसी वोल्टेज मेजरमेंट कर रहा हूँ मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रखकर, तो -5.74 वोल्ट डीसी सप्लाई यहाँ पर स्पीकर टर्मिनल पर मिल रही है। इसके बाद दोस्तों, अब हम इसका पावर सप्लाई का वायर हटा देते हैं, और मल्टीमीटर के द्वारा इसमें लगे हुए ट्रांजिस्टर को अब हमें एक एक करके चेक करना होगा। तो दोस्तों, ऑडियो इनपुट सेक्शन से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स के नंबर मिटा दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आजकल के दौर में ट्रांजिस्टर के नंबर मिटा देने से
ऐसा नहीं है कि हम उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, सभी फाइंड आउट किया जा सकता है। और दोस्तों ये सर्किट डिज़ाइन वीडियो रोकोला वेबसाइट से लिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करते हैं कि कोई मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट तो नहीं है। तो उसको हम पीसीबी में लगे हुए कंडीशन में ही चेक करेंगे। तो देखिए बेस और कलेक्टर के बीच में यहाँ पर शॉर्टिंग मिल रही है, केवल 20 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर 84 ओम्स, ओके, ये भी एबनॉर्मल रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर ये सभी ट्रांजिस्टर पैरेलल में होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको सभी वैल्यू एक जैसी दिखाई देंगी। देखिए सभी ट्रांजिस्टर में आपको बेस टू कलेक्टर 20 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा एंड जो बेस टू एमीटर है 84 का, क्योंकि ये पांचों ट्रांजिस्टर पैरेलल में है। तो इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर डिफेक्टिव है ये पता लगाने के लिए ट्रांजिस्टर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ट्रांजिस्टर को बाहर निकाले या कोई दूसरा मेथड अपनाए, ये हम अभी बाद में देखेंगे। इसके पहले हम दूसरे साइड के जो ट्रांजिस्टर्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है 5200। तो इसके बेस पर हमने पॉजिटिव प्रॉड रखी और नेगेटिव प्रॉड कलेक्टर एंड एमीटर पर रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कोई 100% शॉर्ट सर्किट्स नहीं मिल रहा है, मतलब कोई बीप नहीं आ रही है। और मल्टीमीटर के प्रॉड्स पलटने पे कंटिन्यूटी भी ऐसे हाई वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये साइड का ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है। दोस्तों इस सर्किट की हीट सिंक इस तरीके से फिट की गई है कि इसको निकाले बिना आप कोई कंपोनेंट्स इस साइड के नहीं निकाल सकते। इसीलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि यहाँ पर ये मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर और हीट सिंक को अलग कर दिया जाए। ट्रांजिस्टर के अलग होने के बाद हम एमीटर रेजिस्टेंस को पीसीबी से एक साइड से ओपन करेंगे, ताकि हमें जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है उसकी बेहतरीन तरीके से कंटिन्यूटी लेने में मदद मिल सके और ये डिटेक्ट हो सके कौन सा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। क्योंकि ट्रांजिस्टर को बाहर निकालकर एक ट्रांजिस्टर को बाहर निकालकर चेक करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी 3 पिन होती है। इसीलिए हमें एमीटर रेजिस्टेंस को निकाल लेना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को अगर हम निकालते हैं तो पीसीबी के डैमेज होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने केवल एक साइड से ही एमीटर रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया है, एक साइड लगा हुआ है, क्योंकि दोनों साइड से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से भी काम हो जाएगा। और अब हम शॉर्ट सर्किट साइड वाले ट्रांजिस्टर की कंटिन्यूटी मेज़रमेंट करते हैं एंड जो साइड ओके है उस साइड का भी हम मेज़रमेंट कर लेंगे कि ट्रांजिस्टर की वैल्यू एबनॉर्मल है या फिर उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उसी रेंज में वो ट्रांजिस्टर शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है ये बेस टू एमीटर, इसकी वैल्यू 184 से लेके 198 तक आ रही है, लेकिन बाकी ट्रांजिस्टर में इसकी वैल्यू बेस टू एमीटर जो है 494 आ रही है एंड बेस टू कलेक्टर तो इसमें ही शॉर्ट है। तो बाकी सबकी वैल्यू 494 है, तो इसीलिए हम ये समझ लेंगे कि बाकी सभी ट्रांजिस्टर ओके है और फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो बेस टू एमीटर की वैल्यू वो 198 आ रही थी, हम उसको बाहर निकाल देंगे। क्योंकि हमने केवल एमीटर रेजिस्टेंस को ओपन किया है, इसीलिए बेस टू एमीटर की रीडिंग जो ट्रांजिस्टर ओके हैं उनका 400 से लेके 500 के बीच में आ जाएगी, और जो ट्रांजिस्टर ख़राब है उसका बेस टू एमीटर वैल्यू आपको बिल्कुल ही अलग मिलेगा, चाहे तो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट होगा या फिर ओपन होगा। तो इस तरीके से हमने जो डिफेक्टिव ट्रांजिस्टर जिसका बेस टू एमीटर वैल्यू कुछ अलग आ रहा था उसको बाहर निकाला है। अब देखिए इसका बेस टू कलेक्टर बिल्कुल शॉर्ट सर्किट है एंड बेस से लेके देखिए यहाँ पर फिर से एक बार देखिए बेस टू कलेक्टर बिल्कुल शॉर्ट सर्किट है एंड बेस टू एमीटर 186 आ रहा है, बल्कि एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर का 450 के ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो इस ट्रांजिस्टर को निकालने के बाद अगर हम बाकी सेक्शन को अगर चेक करते हैं, जैसे बेस टू एमीटर बिल्कुल शॉर्ट सर्किट था, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बेस टू एमीटर अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं है।
देखिए नॉर्मल रीडिंग आ रही है बेस टू एमीटर के बीच में, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है 1943, तो इसीलिए ब्लैक प्रॉड जो है बेस पे लगाया गया है। और सभी ट्रांजिस्टर में देखिए बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये सभी ट्रांजिस्टर्स ओके हैं, और केवल एक ही ट्रांजिस्टर जो था 1943 का वो ख़राब था। और अगर 5200 साइड देखते हैं तो इस साइड में भी ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट्स नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर मैं रेड प्रॉड लगाता हूँ बेस पर, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो देखिए यहाँ पर भी आपको नॉर्मल वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, जो कि 5200 इस ट्रांजिस्टर की होती है, बेस टू कलेक्टर एंड बेस टू एमीटर। तो सभी में बिल्कुल सेम ऐसी ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि सभी पैरेलल में होते हैं। इनमें से भी अगर कोई एक ख़राब हो जाए तो किसी में भी इसकी बराबर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि 5200 साइड एक भी ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं है, 1943 साइड केवल एक ही ट्रांजिस्टर ख़राब है। अब वो एक ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करने के बाद में हम इस सर्किट को फिर से पावर अप करेंगे और देखेंगे कि कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों, कोई ट्रांजिस्टर फेल हुआ तो क्यों हुआ, इसका भी एनालाइज उतना ही ज़रूरी है कि जितना आप इस पर रिपेयर पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, अगर कोई ट्रांजिस्टर फेल हुआ है तो आगे भी फेल हो सकता है, इसीलिए इस ट्रांजिस्टर को हमें बारीकी से एनालाइज करना है कि इसके फेल होने का रीज़न थर्मल रन अवे तो नहीं है। तो इसीलिए बैक साइड को मैं जो है कि स्प्रिट से क्लीन कर लेता हूँ, ताकि उसके ऊपर लगा हुआ पेस्ट ये सब निकल जाए, और उसके बाद में उसका बैक साइड वाला पोर्शन जो है हमें क्लियर दिखाई देगा। एक्चुअली जब कोई ट्रांजिस्टर ओवर हीट होने के कारण जलता है तो उसके जो बैक साइड है यहाँ पर आपको कुछ डॉट्स दिखाई देंगे। तो चलिए इसको क्लोज लुक लेते हैं। देखिए, एक्चुअली कैमरे से देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें आपको देखिए छोटे छोटे उभार्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि डॉट्स आ गए हैं, जो कि ओवर हीट के कारण ही ऐसा होता है। और देखिए जहाँ पर जंक्शन है वहाँ पर एक वाइट पैच आ गया है। देखिए यहाँ पर देखिए वाइट पैच आपको दिखाई दे रहा है, ये जंक्शन वाला हिस्सा है। और यहाँ पर देखिए ओवर हीट के कारण जो है सरफेस रफ टाइप हो गया है। तो इसका मतलब ये है, ये ट्रांजिस्टर ओवर हीट हो जाने की वजह से ख़राब हुआ, और इसके ख़राब होने से बाकी ड्राइवर सेक्शन या फिर दूसरे ट्रांजिस्टर्स भी ख़राब हो सकते थे। तो ओवर हीट क्यों हुआ, इसके लिए भी हमें एनालाइज करना होगा। इसके लिए हमें हीट सिंक को ध्यान से देखना होगा कि हीट सिंक में कोई ख़राबी तो नहीं है, या कोई वर्कमैनशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ था, एक किनारे साइड का है, इसीलिए यहाँ पर देखिए उसकी हीट सिंक पे ये थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर को लगाया जाता है। तो इस वजह से ये ट्रांजिस्टर हीट सिंक पे चिपकता नहीं है पूरी तरीके से, इसके हीट सिंक और ट्रांजिस्टर के बीच में गैप रह जाता है। देखिए कितना भी मैं दबा रहा हूँ तो उस जो उभार वाले सरफेस है, मतलब जो ड्रिलिंग किया गया है वहाँ पर थोड़ा सा उभार आ गया है, इस वजह से ये ट्रांजिस्टर हवा में ही लटकता रह गया। इस वजह से हीट सिंक से इसका कांटेक्ट अच्छी तरीके से नहीं हुआ, या यूँ कहें यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ गया, इस वजह से ये ट्रांजिस्टर फेल हुआ है। तो अगर हम नया ट्रांजिस्टर लगा देते हैं और इसको ठीक नहीं करते हैं तो ये दोबारा फिर से ख़राब हो जाएगा। तो इस टाइप के उभारों को हटाने के लिए आप ड्रिल से ड्रिल बीट लेकर उस पर आप इस तरीके से चलाएंगे तो एक स्लॉट्स बन जाएगा, यानी कि चैम्फर कहलाता है। तो इस तरीके से, या इसे काउंटर शैंक कहते हैं। तो काउंटर शैंक कर देने से उसके जो उभार्स हैं उस होल के, वो उभार ख़त्म हो जाएंगे और ट्रांजिस्टर बिल्कुल फ्लैट तरीके से हीट सिंक पर बैठेगा। और जितना अच्छी तरीके से ट्रांजिस्टर का एल्युमिनियम हीट सिंक के साथ कांटेक्ट होगा, वो उतना ही जल्दी हीट डिसिपेट करेगा और उसके थर्मली ख़राब होने के चांस बहुत कम रहेंगे। तो इस तरीके से सभी होल्स को हम रिपेयर कर लेते हैं, उसके अंदर जो भी उभार्स हैं उनको इस ड्रिल बीट के ज़रिए ख़त्म कर देते हैं और बिल्कुल प्लेन सरफेस रखते हैं। तो दोस्तों, यही सब बातें होती हैं जो DIY, मतलब कोई यूट्यूबर जब कोई सर्किट्स बोर्ड सेल करता है तो ज़्यादातर लोग ऐसे बातों का बहुत ध्यान रखते हैं और वो लिमिटेड ही बोर्ड सेल कर पाते हैं।
इस टाइप के बोर्ड जो आपको मार्केट में मिलेंगे ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं, इसीलिए ऐसी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता और उन्हें डायरेक्टली ऐसे सेल कर दिया जाता है। हो सकता है आपको उसकी कीमत कम कीमत में मिल जाए, कुछ परसेंट कम होता है कीमत का, लेकिन ऐसे वर्कमैनशिप की खराबी अक्सर मिलती है और जब आप एम्पलीफायर को फुल लोड पर जब भी चलाते हैं तब फेलियर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि सेल आउट करते हैं एम्पलीफायर बोर्ड अपने चैनल के ज़रिए, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपना प्रोडक्ट को इस तरह वर्कमैनशिप को इस तरीके का मतलब आप क्वालिटी वाइज रखिए कि प्रोडक्ट के ख़राब वर्कमैनशिप के कारण फेल होने के चांस ना रहें। तो दोस्तों फिर इसको हम दोनों ही हीट सिंक को इस तरीके से जो उसके प्रॉब्लम्स है उसको हम हटा लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डिफेक्टिव ट्रांजिस्टर की जगह नया ट्रांजिस्टर लगा देंगे और यहाँ पर देखिए मैंने एमीटर रेजिस्टेंस को नॉर्मलाइज कर दी है, मतलब दोबारा उसकी पोजीशन पर लगा दी है। यहाँ पर एक 100 नैनो फैराड का कैपेसिटर लगाया जा सकता है, तो चलिए उसे बाद में लगा देंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें नया ट्रांजिस्टर लगाने के पहले इस बोर्ड को पावर अप करके देख लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या ये नॉर्मलाइज सस्टेन कर रहा है। क्योंकि खराबी केवल मेन आउटपुट सेक्शन में थी, अगर मेन आउटपुट सेक्शन में आपका एक पेयर भी रहता है तो भी आपका एम्पलीफायर बोर्ड टेस्ट हो जाता है। तो फिलहाल एक साइड में 5 ट्रांजिस्टर है, दूसरे साइड में 4 ट्रांजिस्टर है, तो इस कंडीशन में भी आप एम्पलीफायर बोर्ड को टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जो पावर सप्लाई कनेक्ट किए हैं ये काफ़ी कम करंट की पावर सप्लाई है, जिससे कि कोई शॉर्ट सर्किट रहने पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और कोई कंपोनेंट्स जलता नहीं, क्योंकि इस पावर सप्लाई का करंट 100 मिली एम्पियर के आसपास ही है। दोस्तों एम्पलीफायर में स्पीकर कनेक्ट करने से पहले आप ये इंश्योर कीजिए कि आपके ड्राइवर स्टेज में जो बायस ट्रांजिस्टर है वहाँ पर बायस वोल्ट कितना है। तो देखिए यहाँ 1837 बायस ट्रांजिस्टर है और इसके कलेक्टर पर हमें 0.4 से लेके 0.5 वोल्ट के बीच में मिल रहा है। एक्चुअली बायस वोल्टेज आपका 0.5 से लेके 0.9 के बीच में या 1 वोल्ट के बीच में हो सकता है। तो ये वोल्टेज 1 वोल्ट वाले जितने भी एम्पलीफायर बोर्ड हैं जिनका बायस वोल्टेज 1 वोल्ट होता है उनमें मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर काफ़ी ज़्यादा हीट होते हैं, लेकिन साउंड की क्लियरिटी उतनी ही अच्छी होती है। और जिनका बायस वोल्टेज 0.4 या 0.5 के आसपास है उनका भी साउंड ठीक होता है, लेकिन 1 वोल्ट के मुकाबले उनकी क्लियरिटी थोड़ी कम होती है। और बायस वोल्टेज अगर 0.5 के करीब है या 0.4 है तो हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है। देखिए यहाँ पर इनपुट ट्रांजिस्टर जो है इनके एमीटर पर 0.6 वोल्ट आना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए ये इनपुट ट्रांजिस्टर जो है तो ये ग्राउंड पर हम एक पिन लगाते हैं, तो ये पिन मैं ग्राउंड पर लगा देता हूँ। और इनपुट ट्रांजिस्टर इनका एमीटर जो होता है यहाँ पर देखिए 10-15 या फिर कोई या 5401 इस टाइप के इनपुट ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं इस बोर्ड में। इस ट्रांजिस्टर का बेस बीच में है, इसीलिए यहाँ पर डेफिनेटली 5401 ये ही ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम स्पीकर टर्मिनल पर वोल्टेज मेज़रमेंट करते हैं। तो देखिए पहले 5 वोल्ट आ रहा था, लेकिन अब देखिए 0.014 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ये निग्लिजिबल है, ये बहुत ना के बराबर वोल्टेज है। हालांकि इसमें डीसी ऑफसेट का ऑप्शन नहीं है, अगर डीसी ऑफसेट का ऑप्शन होता तो ये वोल्टेज भी आप 0 कर सकते हैं। हालांकि इतने वोल्ट आने से कोई इसमें ऐसी समस्या नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा बहुत से एम्पलीफायर में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बड़े एम्पलीफायर में जहां बहुत सारे पेयर्स लगे होते हैं वहां ये ज़रूरी होता है कि ट्रांजिस्टर का जो हीट है वो जल्द से जल्द हीट सिंक के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। तो देखिए ये एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल के पास ये बोर्ड रिपेयर होने के लिए आया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि बहुत जल्द हीट ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक कॉपर फॉइल का अरेंजमेंट किया है। ये कॉपर फॉइल को मैं एल्युमिनियम के जो हीट सिंक है उसके साथ कनेक्ट कर दूँगा और इसके साथ ट्रांजिस्टर टाइट कर दिए जाएंगे।
तो यानी कि जहाँ भी अनइवन, मतलब एल्युमिनियम जो हीट सिंक है वो जहाँ भी अनइवन होगा और ट्रांजिस्टर का बैक साइड अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, तो ये एल्युमिनियम फॉइल जो है उस गैप को फिल कर देगी और ट्रांजिस्टर अच्छी तरीके से हीट ट्रांसफ़र कर देगा। सबसे पहले हीट कॉपर में ट्रांसफ़र होगी, उसके बाद कॉपर से एल्युमिनियम में आ जाएगी। तो ये जो कॉपर फॉइल है बहुत तेज़ी से ट्रांजिस्टर की हीट को सक कर लेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं ऐसा अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि ये फिटिंग हो जाए। और इसके अलावा सभी ट्रांजिस्टर का बैक साइड वाला पोर्शन आप चेक कर लीजिए कि किसी में ओवर हीटिंग के कारण वैसा कोई डॉट्स तो नहीं है जैसा कि जो फेल हुए ट्रांजिस्टर में था। तो इस टाइप से फॉइल मैंने कटिंग कर ली है। अब ये फॉइल को मैं इस तरीके से मैं लगा दूंगा। सेम ऐसा ही अरेंजमेंट हम दूसरे साइड कर देंगे। तो ये फॉइल फिटिंग का वीडियो मैं शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो रही है। तो दूसरे साइड में भी इसी तरीके से फॉइल को लगाते हुए हीट सिंक को हमें टाइट कर देना है। तो देखिए अभी मेरे दोनों साइड हो चुके हैं। ये साइड में भी मैंने फॉइल का अरेंजमेंट किया है और अच्छी तरीके से ट्रांजिस्टर को टाइट किया है हीट सिंक के साथ, और दूसरे साइड में भी ऐसा ही अरेंजमेंट है। इसके बाद हमें कलेक्टर जो है हीट सिंक के साथ शॉर्ट तो नहीं है, इसको भी इंश्योर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ एक कलेक्टर पर हम पिन लगाएंगे और दूसरी इस फॉइल के ऊपर, तो कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। तो आप एक ट्रांजिस्टर पर भी देख लेंगे तो सभी ट्रांजिस्टर एक्चुअली सबके कलेक्टर कॉमन होते हैं, तो इसलिए आपको एक ट्रांजिस्टर पर देखने से ही पता चल जाएगा। तो दूसरे साइड में भी आप देख सकते हैं, एक साइड में फॉइल पे लगाया है मैंने लीड्स और दूसरे साइड में ट्रांजिस्टर के कलेक्टर्स पर। तो मुझे कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिस्टर हीट सिंक से आइसोलेटेड है, इनमें कोई शॉर्ट जो हीट सिंक के साथ कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हमने इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया था, तो इसके पिन सोल्डर करने बाकी है, तो उस पिन को भी हम सोल्डर कर लेते हैं। इसके साथ साथ एक ज़रूरी बात यह है कि ये ट्रांजिस्टर स्क्रू के साथ विदाउट वॉशर टाइट थे। जो हीट सिंक पर आप कोई भी ट्रांजिस्टर को टाइट करते हैं तो नट के साथ अगर आप थोड़ा बड़ा फ्लैट वॉशर लगाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आप काउंटर शैंक बोल्ट का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि काउंटर शैंक बोल्ट इस टाइप के ट्रांजिस्टर के होल में आधा इंसर्ट हो जाते हैं और बाद में वो लूज़ का प्रॉब्लम आता है। या फिर आप काउंटर शैंक बोल्ट के साथ वॉशर भी यूज़ करते हैं तो भी फ्यूचर में लूज़ होने के चांस रहते हैं। और जैसे ही ट्रांजिस्टर लूज़ हो जाता है तो वो हीट उतना तेज़ी से ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगने के बाद मैं फिर से इंश्योर कर रहा हूँ कि कोई शॉर्ट सर्किट्स तो नहीं है। तो फिलहाल सब ठीक है। अभी यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट्स नहीं है ट्रांजिस्टर के पिन के बीच में और ना ही हीट सिंक टू ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के बीच में। तो दोस्तों हम यहाँ बोर्ड को पावर अप करने के साथ साथ अब स्पीकर भी कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कोई ऑडियो सिग्नल मिल रहा है या नहीं। ऑडियो सिग्नल बन रहा है, ऑडियो सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सर्किट अब काम कर रहा है। इसके बाद अब हम इसमें कुछ म्यूजिक प्ले करके देखते हैं। बोर्ड अब ओके हो चुका है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में जहां कोई और नया बोर्ड या फिर कोई नई जानकारी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।